इंडियस 115 पर चूज़ डालेंगे। क्या बोला गया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया हुआ है, ये मेरे ख्याल से फोर्थ वीडियो है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया हुआ है कि टी टी लिमिटेड ने क्या किया है, अपने एडवर्टाइजमेंट दिए देशबंधु को, ठीक है। अब देशबंधु को पेमेंट करना चाहिए, तो पेमेंट करने के बदले देशबंधु ने अपनी कंपनी में फ्री एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट स्पॉट दे दिया उसको, ठीक है। तो जो कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो सबसे पहले ही बोला गया हुआ है कि नॉन 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 कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, एग्जाम्पशन रहता है, एक्सेप्ट कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि सेम पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ होगा, जैसे कि ऑयल एंड गैस है, जो कस्टमर के लिए बेनिफिट के लिए अगर यूज़ होता है, अगर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टीवी एडवर्टाइजमेंट है और एक पेपर एडवर्टाइजमेंट है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ये बोला गया हुआ है कि एक है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसने पेमेंट करने की जगह एक सप्लायर ऑफ पावर वाली कंपनी से उससे बिजली ले लिया और सामने वाले को खुद ने टॉक टाइम मतलब कस्टमर सर्विस दे दिया 1 लाख टॉक टाइम, ठीक है। तो जो हम सर्विस ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, तो 20,000 इंटू यूनिट इंटू 0.5 फेयर वैल्यू दे देंगे। सेम ऊपर वाली बात चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे कि वही कि ये वाली लाइन चिपकाना है हमको हर जगह कि द स्टैंडर्ड वुड नॉट अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ऑयल कंपनी दैट एग्री टू एन एक्सचेंज ऑफ ऑयल एंड एक्सक्लूड्स मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स टू कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही थ्री में भी हमने पढ़ा हुआ है कि सेल्स कितने में रिकॉर्ड करना है। देखो 50 लाख की सेल्स है, टोटल कॉस्ट 40 लाख रुपए की है, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए का एयर कंडीशनर भी इंक्लूडेड है। तो पहले तो सबसे पहले दोनों में से हटा दो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो अभी 6 लाख का खर्चा हो चुका है, टोटल बताया गया हुआ है। तो 6 लाख का था, 6 लाख डिवाइड 30%, 20% हो चुका है। तो 40 लाख का 20% प्लस 10 लाख का हम रेवेन्यू बुक कर देंगे 28 लाख रुपए का। और कॉस्टिंग भी सेम 6 लाख प्लस 10 लाख 16 लाख रुपए की हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। 30 का 20% 6 लाख, 6 लाख प्लस 10 लाख 16 लाख रुपए का कॉस्ट इंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हुआ है कि एक एंटिटी है जी, उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है पी से, ठीक है। क्या किया, 20 लाख रुपए की सेल करने के लिए, मशीन सेल करने के लिए किया है। लेकिन पी क्या करना चाहता है, वो मशीन को यूज़ करना चाहता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो इसके बदले 1 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देगा। और क्या करेगा, जो बचा हुआ 95% है, जैसे जैसे कमाएगा उस हिसाब से उसको वापस भेज दे पाएगा, ठीक है। और जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट रहेगा वो नॉन रिकोर्स बेसिस रहेगा, मतलब उससे कुछ वापस वसूल नहीं पाएगा, सिर्फ मशीन वापस ला पाएगा। और जो मान लो पैसा वापस नहीं कर पाता एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। कॉस्टिंग मशीनरी की 12 लाख रुपए है, तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो रेवेन्यू है उसके लिए कंडीशन मीट होनी चाहिए। क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए कि सबसे पहले पेमेंट आइडेंटिफाई प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अप्रूव्ड बाय एंटिटी रिटन ऑन राइट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी विल एंटिटी एंड कस्टमर विल आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स और आइडेंटिफाई कलेक्ट द कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर एंड एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कन्फर्म होना चाहिए। तो इसलिए 1 लाख रुपए जो आया है उसे हम क्या बताएंगे, जैसे 1 लाख रुपए जो आया हुआ है वो हम डिपॉजिट लाइबिलिटी के हिसाब से दिखाएंगे हम इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया हुआ है कि आई ने क्या किया, कस्टमर को सेल के 2 मिलियन में जो 90 दिन के अंदर पेमेंट करने वाला है, ठीक है। मगर उसे लगता है कि कस्टमर की हालत ठीक नहीं है और 1.75 मिलियन तो वो दे ही देगा, ठीक है। और जिसकी जो हमारी जो कॉस्ट है 1.5 की तो कवर हो जाएगी। अब एंटिटी को ग्रो करना है, इसलिए उसने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो एज पर क्या हो जाएगा, नॉट कंसर्न द वेरिएबल कंसर्न, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट 1.75 मिलियन एंड सच अमाउंट इज़ नॉट कंस्ट्रेन, कोई कंस्ट्रेंट नहीं अंडर वेरिएबल कंसिडरेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल कंसिडरेशन रहेगा और 1.75 मिलियन में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया हुआ है कि अलग अलग वैरायटी बताई गई है, 100, 90, ये अगर इतना इतना खरीदेगा कस्टमर तो, ठीक है। अभी हमें लगता है कि हमारे एस्टिमेट के हिसाब से कस्टमर 2.8 मिलियन खरीद सकता है। मतलब यहाँ बीच में बताएगा, तो 90 रुपये में हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। अब वो उसको 90 रुपये में रिकॉर्ड करेंगे। अब एट द एंड ऑफ द ईयर उसने कितने 7 लाख रुपये 7 लाख कंटेनर बेच दिए, तो हम 90 रुपये में रिकॉर्ड करेंगे 9,763 मिलियन हम सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे और 7 मिलियन को हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है। तो वही बोला गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 63 मिलियन को हम सेल्स में दिखाएंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और 7 मिलियन को लाइबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हुआ है कि के लिमिटेड सी को रेज़र बेच रहा है इलेक्ट्रॉनिक 50 रुपये में, और पैकेट के अंदर 10 रुपये का रेज़र का एक कूपन मिला हुआ है जिसकी 20 से 25% प्रोबेबिलिटी है, और 25% हाईली प्रोबेबल है कि वो हो जाएगा। तो 10 का 25% होता है 2.5 रुपये, तो 2.5 रुपये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो जाएगा और 47.5 रुपये सेल्स में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिखाएंगे इसको हम, ठीक है। 8 में भी ऐसे बोला गया हुआ है कि 1000 रुपये का है, मैन्युफैक्चर रिटेलर को बेच रहा है और उसको कोई प्राइस प्रोटेक्शन दे रहा है कि कुछ कम होगा तो मैं दे दूंगा। तो वो क्या कर रहा है कि एस्टिमेट कर रहा है कि 5 पॉइंट डिक्रीज हो सकता है, तो 950 में सेल दिखा और 50 रुपये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया हुआ है कि एक एम है वो 1000 टेलीविज़न बेचेगा 50 लाख रुपए आर को, 5,000 पर टेलीविज़न, ठीक है। अभी बताया गया हुआ है कि हर उसकी प्राइस रिड्यूस होती आएगी 0, 500, 1000, ठीक है। तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी लगाएंगे 500 इंटू ये, तो 200 रुपये का कमी 200 रुपये का आता है। 200 रुपये क्या हो जाएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखाएंगे और बचे हुए 4800, 500 हज़ार मैंने 4800 के अंदर दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में दूसरे तरीके से किया हुआ है, सिंपल वही है कि 5000 की प्रोबेबिलिटी 70% और 4500 मतलब 500 कम यानी 4500 की 20%, और 5000 माइनस 1000 4000 की 10%, तो आधा 4800 इंटू 1000, तो 48 लाख रुपीज़ दिखाएंगे, हम ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी सी को लगता है 1,10,000 मिलेंगे या 1,30,000 मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी दी हुई तो हाईएस्ट मोस्ट लाइकली होगी 90%, ये तो 1,30,000 में रिकॉर्ड कर लेंगे हम, ठीक है। अभी वाई है, ये करता है फ्रेंचाइजी एफ़ को लाइसेंस दिया हुआ है उसका ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए, ठीक है। और वाई एफ़ क्या करेगा, जो फ्रेंचाइजी है वो उसका प्रोडक्ट को यूज़ करेगा 10 साल तक, और उसने क्या किया, एक अपफ्रंट फीस पे किया है, ठीक है। और जो फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर टू मेंटेन ब्रांड नेम इम्प्रूवमेंट मार्केटिंग कैंपेन डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंस क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से एक्सेस टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वाइल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ ब्रांड एंड एक्शन बाय वाइल लिमिटेड में हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, दिस एक्टिविटीज डू नॉट ट्रांसफर अ गुड्स, इसलिए अपफ्रंट वाइल लिमिटेड रिकॉग्नाइज द अपफ्रंट फ्री ओवर द 10 ईयर फ्रेंचाइजी पीरियड, ठीक है। तो अपफ्रंट फीस को 10 साल में करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि एक एंटिटी है, तो उसने क्या कर रहा है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दिया है कस्टमर को जिससे उसने कैपिटलाइज कर दिया एसेट में, ठीक है। अभी जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का 5 साल के, लेकिन वो 1 साल पर रिन्यू कर सकती है, बट मैक्सिमम 10 साल तक रिन्यू कर सकता है, ठीक है। और जो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है वो 7 साल का एवरेज कॉन्ट्रैक्ट टर्म रहता है, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन हमें कितने में करना चाहिए, तो वही हमें भी 5 साल जो दिया हुआ है 5 साल, तो वो प्लस 2 साल और जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, तो प्लस 2 ईयर एंटिसिपेट करना चाहिए और कैपिटलाइज करना चाहिए कॉस्ट को रिलेटेड, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि राइट टू यूज़ लाइसेंस क्या बोलता है, देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, बस लाइसेंस के बारे में राइट टू यूज़ क्या बोलेंगे, एक्सेस टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट टू यूज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कब करते हैं, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे विराट कोहली है उसका एक्सपेक्टेशन है कि नया बढ़ते आएगा, उसकी हम टी शर्ट ही बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ बेच रहे हैं, तो जितना वो परफॉर्मेंस बढ़ाएगा उतना ज़्यादा हमारे सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। पोको चैनल जितना अच्छा चलेगा उतनी अच्छी हमारी सेल्स बढ़ेगी। सचिन तेंदुलकर 1979 की फिल्म वगैरह, मूवी कैसेट्स वगैरह, तो वो हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसे एट अ पॉइंट इन टाइम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल पोगो वाला है, तो पोगो का क्या होगा, हम एक्सपेक्टेशन की अच्छा कार्टून बनाएंगे तो हमारा अच्छा होगा, तो ओवर अ पीरियड टाइम उसको बनाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया हुआ है कि हमने लाइसेंस लिया 1975 की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, और 2 साल तक हम 50,000 पर मंथ पे करेंगे, तो जो हम 50,000 पर मंथ पे करेंगे उससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी ना कि वो अच्छा गाना सुनाएगा, ये करेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा ये, एट अ पॉइंट इन टाइम होगा, राइट टू यूज़ द एसेट, ठीक है। एट अ पॉइंट इन टाइम आ जाएगा राइट टू यूज़ द एसेट, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा राइट टू यूज़ द एसेट, ठीक है। उसके बाद 70 में बोला गया हुआ है कि सॉफ्टवेयर कंपनी से क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर मिल रहा है और वो अपग्रेड्स एंड अपडेट्स भी दे रहा है, मगर वाई को उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कुछ बढ़ेगा मिलेगा, तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वही है कि एट अ पॉइंट इन टाइम इसको रिकॉर्ड करो राइट टू यूज़, ठीक है। उसके बताया गया हुआ है कि सी ने क्या कर दिया, लाइसेंस दे दिया है मूवी के लिए, ठीक है। उसमें एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, मार्केटिंग करने वाला है, जो कि फिल्म की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करने वाला है, तो एक मूवी तो बन गई, उससे हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट इन टाइम राइट टू यूज़ द एसेट, ठीक है। एक्सेस टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया हुआ है कि एक टीम है आरसीबी एग्जांपल के लिए, उसका हम लोगो यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है एम, ठीक है, हम उसका लोगो प्रोडक्ट डिस्प्ले वगैरह बना रहे हैं, तो उससे हमें एक्सपेक्टेशन है कितना अच्छा पेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक्सेस टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बनाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन मान लो जो टीम है वो कुछ करती च नहीं है, खेलती च नहीं है, उसे कुछ प्रमोशन कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ये राइट टू यूज़ द एसेट एट अ पॉइंट इन टाइम हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया हुआ है कि एक एंटिटी है वो अपने कस्टमर को हेल्थ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है और बहुत सारी फैसिलिटी और प्रोवाइड करवाती है, जिसके अगेंस्ट में वो 100 रुपये पर मंथ पे करता है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि वो वो आ रहा है और हेल्थ क्लब की सर्विस यूज़ करते आ रहा है, ठीक है। तो बताना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आ रहा है, कस्टमर अपने आप से सर्विस को यूज़ करते आ रहा है, बेनिफिट यूज़ करते आ रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हो रहा है, ठीक है। और उसने खुद भी बोल दिया इफ़ येस तो हाउ एंटिटी शुड मेजर इट प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। तो वही है कि हम एस एल एम बेसिस ओवर द ईयर हम उसको रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। सर्टिफाई ओवर टाइम हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड को कंस्ट्रक्शन करना है पावर प्लांट रुपए का, जिसका उसे टाइमली पेमेंट मिलता जाएगा, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बराबर है। अब उसको क्या बोलेगा, माइलस्टोन पेमेंट भी मिलेगा, कि जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से माइलस्टोन पेमेंट भी मिलेगा, मगर जो माइलस्टोन पेमेंट रहेगा वो विथहेल्ड कर देंगे, लेकिन जब मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है क्या, तो नहीं, इसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। जो वो इंटेंशन है इसलिए है टू प्रोटेक्ट द कस्टमर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फेलिंग टू एडिक्वेट कंप्लीट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसमें नहीं है। 43 में बोला गया हुआ है कि एक हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर ने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की, 3 ने अरेंजमेंट की और उसको लगता था कि उसकी रेटिंग ख़राब है तो उसे पहले ही एडवांस में ले लिया, तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है क्या, तो नहीं, फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, नॉट अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट। उसको बताया गया हुआ है कि लाइसेंस सोनली फॉर सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है, तो सेल्स बेस्ड रॉयल्टी का अगेंस्ट पैसा मिल रहा है, तो फाइनेंसिंग है क्या, नहीं। उसको बताया गया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कस्टमाइज मशीन बनाया है और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बेस्ड ऑन द टर्म है कि कंट्रोल ओवर टाइम है, इनपुट मेथड से यूज़ करेगा, 25% के हिसाब से लेते आएगा, ठीक है। और तो इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग रहेगा तो नहीं, कुछ भी गैप है अपने, सब बराबर है, तो कोई भी फाइनेंसिंग का इसमें नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में भी बताया गया हुआ है कि एक कंपनी है, उसने अपने कस्टमर को बोला गया हुआ है एक कंपनी को कि उसको मिसाइल विसाइल बनानी है, कुछ तो बनाना है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा और 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पेमेंट करेगा, ठीक है। अब 100 करोड़ कब पेमेंट करेगा, आखिरी में पेमेंट करेगा, तो जो आखिरी में पेमेंट कर रहा है तो क्या वो उसको फाइनेंसिंग कंपोनेंट मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, कि वो अपने आप के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया हुआ है कि अप्लाइंग पार्ट प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट मतलब 1 साल के अंदर तक जितना भी कोई अमाउंट रहता है तो उसको हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कस्टमर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और कंट्रोल ओवर टाइम रहेगा, इसलिए लिमिटेड ट्रांसफ़र कंट्रोल ओवर टाइम रहेगा, ठीक है। मंथली प्रोग्रेस पेमेंट रहेगा और 1 साल वाला किस्सा बताया हुआ है, तो 1 साल हमने पढ़ा हुआ है कि 1 साल तक अगर कुछ रहता है तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट उसको नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वीकली सर्विस देने का हुआ है, जो कि डिस्टिंक्ट सर्विस है, ठीक है क्या, और उसमें कैश वो हमको पेमेंट किस हिसाब से कर रहा है, 100 इक्विटी शेयर कर रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो हमको चीज़ मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू में करेंगे, तो 100 इक्विटी शेयर की जो भी फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन बाद में जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस आता है उसे हम इग्नोर मारते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट 350 करोड़ रुपये मिल रहा है और 10 लाख इक्विटी शेयर बोनस के मिल रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 360 करोड़ रुपये हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम बताया गया हुआ कि कंपनी वाई बेच रही है 100, फिक्स्ड अमाउंट है 1000 रुपये मिलेगा और 100 स्लॉट दे रहा है जिसकी फेयर वैल्यू है 600, तो 1600 रुपये में करेंगे। सबसे पहले हम जो फेयर वैल्यू आ रहा है फेयर वैल्यू जो हमको मिल रहा है उसकी करेंगे, और अगर ये डिटरमाइनेबल नहीं है तो जो हम दे रहे हैं उसकी एसएसपी, तो 1500 रुपये करते बाद में, ठीक है। तो पहले 1600 नहीं तो ये नहीं होता तो 1500, ठीक है। उसके बताया गया हुआ है कि इसमें बताया गया हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर ऑफ कार है जिसके हम क्या कर रहे हैं 10,000 स्टीयरिंग का दिया हुआ है और इट ऑल्सो एग्रीज टू पे 25,000 रुपये पर स्टीयरिंग, ठीक है। तो 10,000 इंटू 25,000 रुपये ये तो पे करेगा, लेकिन उसके बाद द टूल हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 2 करोड़ एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, SKLM determine that each steering system represented a single performance obligation and making upon delivery, ठीक है।
तो ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 ने बताया है, जो हम देख रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर, हम मैन्युफैक्चरर, हमने हमारे सप्लायर, हम कार मैन्युफैक्चर करते थे, तो हमको स्टीयरिंग तो लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर दिया, 10,000 स्टीयरिंग का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। और हमने बोला कि हम तेरे को 25,000 रुपये पर स्टीयरिंग व्हीलिंग पे करेंगे, ठीक है। अब साथ साथ में मेरे को लगा कि नया, तू टूल, जो टूलिंग रहता है एक आइटम है, वो तू बराबर यूज़ नहीं कर रहा, तो टूलिंग भी मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो जो टूलिंग की फेयर वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए की है, ठीक है। अब अगर हमने हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कि ये अगर वो इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, तो उसकी प्राइस में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करता, उसको वापस करने के लिए बोल देता, तो इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये जो फेयर वैल्यू 2 करोड़ रुपए की यहाँ बताया गया हो, जो टूलिंग है वो अदर प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकता है। तो ये जो है 25,000 इंटू 10,000 प्लस 2 करोड़ रुपए इसकी सैलरी, इसकी रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो 27 करोड़ रुपए का हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। मान लो आप बोल देते कि इसको वापस करना पड़ता, तो सिर्फ 25 करोड़। क्वेश्चन नंबर 52 में बताया गया हुआ है कि मान लो कि एक कस्टमर है, वही कैडबरी कैडबरी आया हमारे पास डीमार्ट के पास, और डीमार्ट को बोला कि 15 करोड़ रुपए, डीमार्ट ने बोला कि मुझे 15 करोड़ रुपए का तुम्हारा कैडबरी चाहिए, ठीक है। मगर कैडबरी ने बोला रुको रुको, तुम अपनी जगह मुझे दे दो, और तुम्हारी जगह पे मेरे को अपने सामने डालना, सामने वाले शेल्फ में रखना, तो मैं उसके लिए तुमको 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो जो कैडबरी है वो उसको वो कितने में सेल्स रिकॉर्ड करेगा, तो 15 करोड़ का तो सेल्स है, लेकिन 15 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए तो खुद देगा, तो 13.5 करोड़ रुपए की सेल्स रहेगी, और मंथली सेल 1.125, ठीक है। अभी कोई सी इसमें बताया गया हुआ है कि अब मान लो कि मैं कस्टमर हूँ, मैं जियो का टेलीकॉम यूज़ करता था, ठीक है। अभी एयरटेल ने मेरे को बोला कि भाई तू वहाँ से छोड़ के मेरे पास आ जा, लेकिन अगर सी बोलेगा कि यार अगर मैं छोड़ के आता हूँ तो ये मेरे को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने पे मेरे को पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो डी बोलता है अरे छोड़ना, क्या पेनल्टी लगेगी, अगर तू करता है तो मैं तेरे को 2,000 रुपये का बोनस दूंगा, ठीक है। तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, तो डी डी क्या बोलेगा कि ये 2 साल तक मेरे पास रहेगा कस्टमर, ठीक है। तो डी डी किस हिसाब से रिकॉर्ड करेगा सेल्स को, 800 पर मंथ इंटू 24, क्योंकि 2 साल के लिए और 2,000 रुपये का दे रहा हूँ क्रेडिट, तो 17,200 मैं अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस में रिकॉर्ड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू छोड़ के रखे थे। सबसे पहले बता दिया गया हुआ है कि एक एंटिटी है, उसकी टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइसेंस ए और लाइसेंस बी, जिसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 16,20,00,000, ठीक है। अभी केस ए में बताया गया हुआ है कि ये जो ए है ये रिकॉग्नाइज होगा 1 महीने बाद, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज होगा, जो लाइसेंस ए है इसकी फिक्स्ड अमाउंट 16 लाख रुपए है, और जो लाइसेंस बी है उसकी कंसिडरेशन 3% ऑफ द कस्टमर फ्यूचर सेल्स, और जो कि एस्टिमेटेड है 20 लाख रुपए है, ठीक है। अभी यहाँ बताया गया हुआ है कि जो लाइसेंस ए है वो 16 लाख और 20 लाख बताया हुआ है। लाइसेंस बी कब कब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एट इंसेप्शन, और लाइसेंस ए कब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1 महीने बाद, ठीक है। तो ये पहले वाले में क्या बोला गया हुआ है कि पहले वाले में बोला गया हुआ है कि 16 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए है, तो इसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, 1 महीने बाद। और 20 लाख रुपए, ये जो 20 लाख रुपए है ये कब रिकॉर्ड करेंगे, इसका बताया गया हुआ है कि जब ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर जब सब्सिक्वेंट सेल्स होगी, तो जैसी सब्सिक्वेंट सेल्स होगी तो तब हम क्या कर लेंगे, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अभी केस 2 में ये बोला गया हुआ है कि 16 लाख रुपए ये है, और केस 2 में बताया गया हुआ है कि प्राइस स्टेट लाइसेंस ए की 6 लाख रुपए है, और लाइसेंस बी की 5% ऑन सेल्स, ठीक है। और बताया गया हुआ है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 30 लाख रुपए है, ठीक है। तो 6 लाख और 30 लाख ऐसा समझो, ठीक है, जो कि एसएसपी से बहुत दूर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हियर लाइसेंस ए कब ट्रांसफ़र हो रहा है, 3 महीने बाद, और लाइसेंस बी अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और जो रॉयल्टी मिल रही है 1 महीने बाद वो है 4 लाख रुपए की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 30 लाख है, ये जो 6 लाख मिल रहा है ए से और बी से मिल रहा है 30 लाख, उसको 36 लाख को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 36 लाख को। तो ये 16 लाख और 20 लाख रुपए आएगा, 16 लाख ए का आएगा, 20 लाख बी का आएगा, इसके हिसाब से, ठीक है। अभी ये हमारा प्राइस आ गया, ठीक है। अभी इसे क्या करना है, हमें जो 6 लाख रुपए जो फिक्स्ड अमाउंट ए का मिलने वाला है, उसे हमें ए और बी में दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। किस प्राइस पे करेंगे, ये जो हमने निकाला है इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये 6 लाख को इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू 66,667 और 333,333, ठीक है। अभी इसको हम कब ए वाले को रिकॉर्ड रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे,
3 महीने बाद, 3 मंथ फ्रॉम इंसेप्शन। और इसको अब रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर जब रेवेन्यू, जब जब रॉयल्टी का जब सेल्स होएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र तो हमने इंसेप्शन में ट्रांसफ़र कर दिए थे, और रेवेन्यू को तो ये है नहीं, तो ये 3,33,000 अभी को, इसको अभी जीरो टाइम में अभी ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद 1 महीने हो गए, 1 महीने बाद हमें 4 लाख रुपए रॉयल्टी का आया, तो उसको वापस से 4 लाख को बांटो। 4 लाख को ए और बी में बांटेंगे, अभी 16 और 37 में, तो 17777 222 आ गया। तो इसे अब रिकॉर्ड करेंगे 3 महीने बाद इंसेप्शन से, तो 1 महीना बीत चुका है, तो 2 महीने बाद रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और ये 2223 का बनेंगे जब लाइसेंस हो जाएगा, और या फिर रेवेन्यू, तो लाइसेंस तो 1 महीने पहले कर चुके हैं, और रेवेन्यू अभी हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, मतलब 1 मंथ फ्रॉम इंसेप्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57 में बताया गया हुआ कि कंसल्टेंट है वो ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन एंड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन 3 सर्विस देता है, 2 करोड़ रुपए चार्ज करता है, तो 3 डिस्टिंक्ट सर्विस हो जाएगी। और परफॉर्मेंस बोनस में मिलेगा 20 लाख रुपए का अगर वो 30 सितंबर के पहले कंप्लीट कर लेता है, और 10 लाख रुपए मिलेगा 31 दिसंबर के पहले कर लेता है, तो ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट सर्विस के लिए एलोकेशन प्राइस बता दी 80 लाख, 20 लाख और 1 करोड़, मतलब 2 करोड़ रुपए का हो गया, ठीक है। अब बाद में पता चला कि 30 जनवरी को उसको पता चला कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो 30 जनवरी तक कंप्लीट कर पाएगा, मतलब 30 दिसंबर के बाद, मतलब बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यहाँ एट इंसेप्शन तो वो 2 करोड़ में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई को उसे लगता है कि नहीं यार 30 सितंबर तक तो मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो ये किस पे है, ये स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में ही बढ़ाएंगे हम 2 करोड़ रुपये, ठीक है। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन 80 लाख, 20 लाख और 1.2 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 2.2 करोड़ रुपये दिखाएंगे हम, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि 1 जुलाई को क्या हुआ कि कंसल्टेंट को है कि 100% श्योर है कि ड्यू डिलिजेंस और वैल्यूएशन का वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे रेवेन्यू में, ठीक है। लेकिन 60% लगता है कि जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है ये होने वाला है, तो 1.2 करोड़ का 60% 72 लाख रुपीज़ ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। 58 में बोला गया हुआ है कि हमने क्या किया है, ग्रांट किया है 50 रुपये क्रेडिट किया है 14 महीने के बाद 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल मैं जियो हूँ, मैंने मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था किसी कस्टमर से कि 2,000 रुपये पर महीने में तुम मेरे को दोगे, लेकिन 14 महीने के बाद मैंने बोल दिया कि तू 50 रुपये डिस्काउंट ग्रांट, मतलब तू 1950 रुपये मेरे को देना पर मंथ, ठीक है। तो जो ग्रांट दिया है ये क्या हुआ है, जो टर्म्स हमारी हुई है उसमें चेंज इन मॉडिफिकेशन हुआ है। तो 14 महीने थे, टोटल 24 महीने का रहता है 2 साल का, 14 महीने हो चुके हैं, मतलब 10 महीने बचे हुए हैं, तो 50 रुपये जो आया है इसको मैं 10 महीने में एलोकेट कर दूंगा। तो मॉडिफिकेशन, चेंज इन मॉडिफिकेशन और डिस्काउंट 5 रुपये पर मंथ में एलोकेट करूँगा, बस 5 रुपये एलोकेट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया हुआ है कि एक कंपनी है सी एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक है, उसमें एक हमारे पास कस्टमर आया जिसने बोला कि श्रीलंका हमें पहुंचाना है, तो जिसे मुंबई से कोलंबो श्रीलंका पहुंचाने में 20 दिन लगता है, तो उसे हम जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मीट ओवर टाइम होगा कि नहीं होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि मीट ओवर टाइम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, नो अदर एंटिटी विल नीड टू रीपरफॉर्म द सर्विस। ये जो सर्विस है प्रोग्रेसिंग रेसिव की रहती है, मतलब इतनी मतलब 10 दिन 5 दिन हो गए तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो डायरेक्टली बेनिफिटिंग फॉर द परफॉर्मेंस व्हेन इट इज़ प्रोग्रेस्ड, तो इट इज़ अ पीरियड ओवर अ टाइम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया हुआ है कि एक रिस्क एडवाइजरी फर्म है, मान लो कि ईवाई है, उसने मान लो कि कंपनी को दिया हुआ है, सर्विस दिया हुआ है, ठीक है, ऑडिट सर्विस देना, ऑडिट ओपिनियन दे रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि कंपनी ने उससे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। और लेकिन उसके पास राइट है कि 15+ जितना भी मान लो 3 महीने काम किया, तो ईवाई के पास राइट है कि कॉस्ट प्लस मार्जिन उससे वसूल सकती है, ठीक है। तो इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान सकते हैं क्या, तो हमने पढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के 3 हो सकते हैं। क्या हो सकता है, सबसे पहले कस्टमर क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है साइमल्टेनियसली, रिसीव करेगा या कंज्यूम करेगा बेनिफिट्स फ्रॉम द एंटिटी परफॉर्मेंस, और क्या होगा, कस्टमर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एसेट्स फ्रॉम द एंटिटी क्रिएट्स और एनहांस द एसेट्स, और उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं रहेगा, या फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन ले सकता है। तो यहाँ पे थर्ड वाले में वो हो रहा है, फंस रहा है, ठीक है। तो इसलिए ओवर अ पीरियड टाइम वो कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया हुआ है कि वो एक स्पेस कंपनी है जो कि कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाती है, और कैंसिल करने के बाद में वेराई बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी बनाती है, ठीक है। और कंपनी के पास राइट है टू एनफोर्स पेमेंट
फॉर वर्क कंप्लीट टू डेट, ठीक है। तो मतलब क्राइटेरिया 3, वही क्राइटेरिया ए बी सी फिर से बोल रहा हूँ एक बार, ठीक है। कंपनी रिसीव कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है फॉर द बेनिफिट्स, ठीक है, कंट्रोल कर सकती है एसेट्स को फॉर द एनहांसमेंट एंड दिस, एंड नो उसका उस क्राइटेरिया 3 कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, एंड कॉस्ट प्लस बेनिफिट अराइज कर सकती है। तो यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव यूज़ तो होगा नहीं सैटेलाइट का, प्लस यहाँ बोल रहा है कि एनफोर्सिबल राइट्स है तो वर्क कंप्लीटेड तो ओवर अ पीरियड टाइम कर लेंगे, ठीक है। 63 में बोला गया हुआ है कि एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट की है इक्विपमेंट बनाने के लिए 10% अभी मिलेगा, 80% इंस्टॉलमेंट मिलेगा और 10% आखिरी में मिलेगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के 3 साल के लिए होगा तो 10% अभी मिलेगा, बाकी इंस्टॉलमेंट में मिलते आएगा, ठीक है। अब जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब जो पेमेंट आ गया वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो जो पेमेंट होगी वो रिटेन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताया गया हुआ है कि द कंपनी विल हैव नो फर्दर राइट टू कंपनसेट फ्रॉम द कस्टमर। क्राइटेरिया 3 बोलता है कि कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होना चाहिए, प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा रिकवर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 30% तो हमने ले चुका है, लेकिन 60% काम हो चुका है, तो क्या ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चा हुआ 30% है वो हम ले नहीं सकते हैं। तो क्राइटेरिया 3 भी सेटिस्फाइड नहीं होता, तो रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रिंसिपल कब बनते हैं? जब डिप रहेगा, डिस्क्रिशन इन सेटिंग प्राइस, इन्वेंटरी रिस्क उसका होगा, या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये लिख के आना है, मैं किया